जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आज हम जीएस वर्ड का फुल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज जनरल ने यह टिप्पणी की थी कि अगर उनमें ऐसे विद्रोहियों के बारे में बात कर रहा है कि उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। जॉन लॉरेंस, जनरल ह्यूरोज, जनरल हैवलॉक या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने कहा था? 1857 के विद्रोह के बारे में किसी जो है गवर्नर जनरल ने ऐसा शब्द बोला था कि अगर उनमें से कोई योग्य होता तो हम लोगों का बोरिया बिस्तर बांध के भेज देता। ठीक है, ये कहा था जॉन लॉरेंस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सुमेलित नहीं है? सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, भील विद्रोह 1818 से 1831, सतारा विद्रोह 1841 और संथालों का विद्रोह 1754 से 1755। तो ये जो है सन्यासी विद्रोह, ये दोस्तों कब हुआ था? 1763 से 1800 सही है। भील विद्रोह सही है। सतारा विद्रोह भी सही है। यहाँ पे संथाल विद्रोह 1700 नहीं होगा, 1854 से 1855-56। ठीक है, तो इसमें हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट सही है? डी। अगला है, सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और वो 2025 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। वो भारत के प्रभुत्व में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। तो देखिए, पहली महिला गवर्नर थी, सही है। उन्हें कविता लेखन के लिए जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था, सही है। 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, सही है। वो भारत की, देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी ये पहली महिला नहीं थी अध्यक्ष, क्योंकि इनसे पहले एनी बेसेंट बन चुकी थी, है ना। एनी बेसेंट बनी थी कहाँ पे? ये बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। ठीक है, 1917 कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट बन चुकी थी। ये पहली भारतीय महिला थी। अगर कहा जाता कि पहली महिला नहीं, पहली भारतीय महिला लिखा होता तो ये होती। ठीक है, तो 1 2 4 2 3 4 हमारे सही हैं, पहला गलत है। कौन है? 2 3 4। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा था, कह रहा असत्य कथन कौन से हैं? तो केवल 1। 2 3 4 सही हैं। चौथा क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है, कथन है दी दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती के महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, साबरमती में। ठीक है, तो यह सही बात है। और यह नमक पर ब्रिटिश राज्य द्वारा एकत्र किए गए कर के खिलाफ था, है ना। और गांधी जी द्वारा वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन करके इसका विरोध किया गया था, है ना। तो ये भी बात सही है ना। तो ये ए और आर दोनों सत्य हैं और इसका जो है ये व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। यहाँ पे मार्क कर लिया कीजिए सत्य असत्य पे, और या कभी कभी आता है कि नहीं है तो उस पर भी मार्क, क्योंकि आप गलत न करें उससे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण करने वाले लॉर्ड कर्जन भारत के सबसे कम उम्र के गवर्नर जनरल थे। दूसरा है कि 1899 से 1900 में पड़े भीषण अकाल के संबंध में उसने एंड्रयूज फ्रेजर समिति को नियुक्त किया। कर्जन के काल में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो ये तो सही है, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो गया था। ठीक है, 1899-1900 में भीषण अकाल के लिए, जो अकाल के लिए इसने समिति बनाई थी, उस समिति का जो अध्यक्ष था उसका नाम था, क्या नाम था? मैकडॉनल्ड करके था, है ना, मैकडॉनल्ड था। और जो एंड्रयू फ्रेजर थे, इनके अध्यक्षता में जो समिति बनी थी वो क्या थी? पुलिस कर्मचारियों के लिए बनी थी, है ना,
पुलिस सुधार के लिए। और तो ये गलत हो गया क्योंकि भीषण काल के लिए नहीं था, ये पुलिस सुधार के लिए था। और भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण करने वाला ये सबसे कम उम्र का नहीं था, इससे कम उम्र का था लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन सबसे कम उम्र का था, उसके बाद ये था। तो पहला और दूसरा गलत है। कह रहा है असत्य कथन तो कौन कौन हो गए, पहला और दूसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी घोषित की थी। कह रहा है असत्य कथन, तो ये तो सत्य हो गया, सही है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के पद को वंशानुगत किया, सही है। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एकता शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना का निर्माण पर विचार दिल्ली सल्तनत के प्रदान किया, नहीं। एकता व्यवस्था किसने चालू किया था, इल्तुतमिश ने ही चालू किया था। इल्तुतमिश द्वारा विरोधी सरदारों को पराजित कर उसने अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी, जैसे तुर्क चलगानी या 40 अमीरों का समूह कहा था। तो ये भी सही है, पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा गलत है क्योंकि इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं एकता व्यवस्था चालू किया था, उसको भी इल्तुतमिश ने ही चालू किया था। तो असत्य पूछ रहा है तो कौन, केवल क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो इसमें उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो देखिए कपास के वस्त्र तो बनाए ही जाते थे उस समय, सही है। और लौकिक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी सही है। और उस समय जो है धार्मिक तत्व तो उपस्थित था ही, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता था। लेकिन उस समय मूर्तियाँ मिली हैं ना, तो मूर्तियाँ क्यों मिली, अगर धार्मिक नहीं होते लोग तो मूर्ति क्यों बनाते हैं। पशुपति की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है ना। तो ये दोनों सही हैं, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है, चैत्य और विहार में क्या अंतर है। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्ष होता है। ठीक है, अच्छे कक्ष होता है। दोनों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। तो कौन सा अंतर है, यही। चैत्य में क्या होता है, पूजा होता है। चैत्य में, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि चैत्य में क्या, चेतना लगाई जाती है। ठीक है। और बिहार में क्या काटा जाता है, मौज काटा जाता है, मतलब सोया जाता है, रहा जाता है। उससे आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद कर लीजिए कि चैत्य में चेतना की जाती है, मतलब पूजा स्थल की जाती है। ठीक। बिहार मतलब क्या होता है, बिहार करना, घूमना टहलना। तो यहाँ पे रहने के लिए बिहार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सामंती व्यवस्था का या के अनिवार्य तत्व हैं। सामंती व्यवस्था का अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। नंबर 2, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। नंबर 3, सामंत तथा उनके अधिपति के बीच स्वामी और दास का संबंध। नीचे कूट दिए हुए हैं, केवल 1 2 जो है 2 3, केवल 3 1 2 3। बताना क्या है, सही उत्तर बताना है। तो देखिए इसमें जो सामंती व्यवस्था जब आ गई थी, सामंती व्यवस्था में क्या होता था कि जो बड़े बड़े राजा होते थे उनमें कुछ भूमियाँ देकर अपने वफादारों को क्या बना दिए थे, सामंत बना दिए थे। तो ये सामंत धीरे धीरे, पहले तो शुरू में इनकी बातें मानते थे सारी, लेकिन धीरे धीरे अपनी मनमानी भी करने लगे थे। तो क्या हुआ था, केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो दुर्बल हो गई थी और प्रांतीय जो है स्थानीय जो राजनीतिक सत्ता थी वो क्या हो गई थी, धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। तो ये आपका गलत हो गया। भूमि नियंत्रण स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, ये भी सही है, और तीसरा भी सही है। ठीक। तो कौन सा सही होगा इसमें, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से और शैव मत से। तो स्थानकवासी किन मत वालों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैन मतानुयायी जो होते हैं उन्हें स्थानकवासी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा जो होती है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं और निराकार ईश्वर की निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। ओके, जैन मतानुयायी क्या कहलाते हैं? स्थानकवासी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग के शुरुआत हुई। नंबर 2, इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का उदय हुआ। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो बताइए, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का जो खूब ज़्यादा जब उपयोग होने लगा था, तो ये बाबर के आने पे बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बाबर के आने से पहले बारूद का उपयोग हुआ ही नहीं। ये कब हुआ था? 1367 में पहली बार हुआ था। 1367 में बहमनी वर्सेस, जब बहमनी साम्राज्य और किसके बीच में? विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें भी बारूद का उपयोग हुआ था, लेकिन बाबर के आने के बाद कुछ ज़्यादा ही उपयोग होने लगा था। तो क्या कह रहा है कि बारूद का उपयोग शुरुआत कह रहा है, तो शुरुआत 1367 में ही हो गई थी, तो ये गलत हो गया। इस क्षेत्र में स्थापत्य कला का मेहराब और गुंबद बनाने का शुरुआत हो, तो भैया देखिए मेहराब कब से चालू हो गया था? मेहराब तो जो वो था बलबन, उसकी कब्र में भी मेहराब बनाया गया था, और ये तो बहुत बाद में आए हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापना इनके आने से हुआ था, तो कौन सा सही है? केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजोला। ब्रिटिशों ने कौन से किले का सबसे पहले निर्माण करवाया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण ब्रिटिशों ने सबसे पहले करवाया था। कब करवाया था? 1640 में। ठीक है, भारत में सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपनिवेश का या के आर्थिक आलोचक थे? ठीक है, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, R.C. दत्त। केवल 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये तीनों थे। 1, 2, 3, ये तीनों। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो इन्होंने उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। जो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, द हिंदू पत्रिका चलाते थे। द हिंदू पत्रिका ये चलाते थे, और ये अखबार में इन्होंने भी जो है उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की थी। ठीक है, और जो R.C. दत्त हैं, तो R.C. दत्त की जो है एक पुस्तक है, उसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस पुस्तक में इन्होंने जो उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचना है किया है। ठीक है, तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं। लेक्चर्स ऑफ कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक अनुभवों पर आधारित है? किसके एक अनुभव पर आधारित है? ठीक है, वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो ये स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक है। क्या नाम है उसका? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये कब लिखी थी इन्होंने? ये इन्होंने लिखी थी 1897 में। ये कब लिखी थी? 1897 में। ये अमेरिका शिकागो से लौटने के बाद श्रीलंका और भारत में उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों पर आधारित है। ठीक है, 1897 में इन्होंने लिखी थी।
एनी बेसेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, तो ये सही है। होम रूल आंदोलन से उत्पन्न थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये संस्थापिका नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी, तो प्रथम महिला अध्यक्षा थी। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्या कह रहा है कि सही कथन तो 1 और 3 सही है, सी पार्ट, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संस्थापक थे ये कौन थे, तो ये थे 2 लोग। एक लेडीज थी, वो थी कहाँ की, वो थी रूस की, उनका नाम था मैडम ब्लावत्स्की। क्या नाम था, ब्लावत्स्की, ठीक है, ये रूस की थी। और एक कर्नल आलकाट थे, कर्नल आलकाट, ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। न्यूयॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य, बटलर कमेटी बैठाई गई थी 1927 में, तो उसका उद्देश्य क्या था। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्थापित करना या सेंसर व्यवस्था अधरोपित करना, या भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसमें से कौन है, बटलर कमेटी का क्या काम था, तो भारत सरकार, ठीक है, उस समय भारत सरकार कौन थी, गवर्नमेंट किसकी थी, मतलब भारत पे कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिश सरकार, मतलब एक हिसाब से, ठीक है, या ईस्ट इंडिया कंपनी। और देशी रियासतों के बीच संबंध स्थापित करना ये बटलर कमेटी का मेन उद्देश्य था, ठीक है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, बटलर से आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा सा ट्रिक्स है कि बटलर से क्या बनेगा, बटर, तो कहते हैं बटरिंग करना। तो ये बटरिंग करता था किसी किसके बीच में, देशी रियासतों और भारत सरकार, मतलब उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बटरिंग करके दोनों का जो रिलेशन था वो बनाए रखता था, और भारत को लूटने खाने का ये लोग प्रोग्राम बनाए हुए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियम करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है, यह नियम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, और ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा कि जो फैक्ट्री एक्ट थे 1881, ये 1881 फैक्ट्री एक्ट केवल उन्हीं फैक्ट्रियों पे लगाया गया था, ये कानून, जिसके जो मालिक थे वो भारतीय थे, ठीक है। जो भारतीय मालिक थे उन्हीं कंपनियों पे या उन्हीं फैक्ट्रियों पे कानून लगाया गया था, और इसमें मजदूर जो है मजदूर संघ बनाने जैसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और ये नियम लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे, तो ये सही है। तो केवल 2 सही है। यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे 2 कथन दिए हैं, कथन है, कारण है, ठीक है। तो उसमें से बताना है कौन सही है कौन गलत। कथन है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, तो ये सही है, ठीक है। और कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था, तो ये भी बात सही है। और इसीलिए यही कारण था कि इसने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस मंत्रिमंडल ने। तो ए बी दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है, तो ये बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली। तो बनी ठनी किस शैली का है, किशनगढ़ शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या बेबेल योजना में समान थी, लेकिन ऐसा कोई इसका विचार नहीं था कि बंटवारा ना हो, ठीक है। ये लोग केवल मुसलमानों की बटरिंग करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे थे कि मुसलमानों के लिए अच्छा करता रहे, ब्रिटिश सरकार अच्छी बनी रहे उनकी निगाह में, तो मुसलमान ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करेंगे, इसलिए ये लोग
हमेशा मुसलमानों का क्या करते थे, पक्ष लेते थे। तो केवल एक सही है, कथन सत्य है, कारण क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ओके, तो इसमें से 1 2 2 3 1 3 1 2 3, तो किसकी स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर जी ने की थी? तो देखिए, भीमराव अंबेडकर ने 1946 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ठीक है, की स्थापना की थी। अखिल भारतीय ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब की थी? 1936 में, ठीक है। और 1946 में, 1946 में, और 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसकी स्थापना कब की थी? तो 1936 में की थी, 1936 में, और इसकी 46 में। तो सेकंड और थर्ड की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। जबकि पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी ये क्या थी? एक मार्क्सवादी कंपनी पार्टी थी, 1949 में ये बनी थी। इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, और क्या कहलाता था? तो कलेक्टर, वायसराय, रेजिडेंट या एजेंट। तो क्या कहलाता था? ये रेजिडेंट कहलाता था, है ना। जो 1798 में बेलेजली जो लाया था एक सहायक संधि, है ना, सहायक संधि प्रस्ताव आया था। तो सहायक संधि जो आई थी तो बेलेजली में लाया था। तो वो जो है, जब किसी राज्य में या किसी राजा के राज्य में ये सहायक संधि अप्लाई होती थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार अपना एक रेजिडेंट रख देती थी, और वहाँ पे कुछ कार्य जो होते थे वो रेजिडेंट के देख रेख में होते थे। मतलब सैनिक वाले कार्य, मेन सैनिक और व्यापार कार्य जो है रेजिडेंट ही देखता था, ठीक है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का आकार है वर्तुल, गोलाकार, गोलाकार के निकट एक लध्वज, ठीक है, दीर्घवृत्तज है, ठीक। 2 3 4, 1 2 3, 1 2 या 3 4, तो इसमें तीसरा और चौथा सही है। गोलाकार के एक निकट और एक लध्वज दीर्घवृत्तज है, दीर्घवृत्ताकार है ना पृथ्वी का आकार। 3 और 4 सही है। अगला है कि स्टैलेक्टाइटस और स्टैलेग्माइटस के पाए जाने के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन एक सही है? ठीक है, तो बताइए। देखिए, ये है स्टैलेक्टाइटस, स्टैलेक्टाइट्स विभिन्न व्यासों के बर्फलंबों के रूप में लटके होते हैं और स्टैलेग्माइट्स गुफाओं के तल पे लटके होते हैं, ठीक है। और स्टैलेक्टाइट्स विभिन्न व्यासों के बर्फलंबों के रूप में लटके होते हैं और स्टैलेग्माइट्स गुफाओं के तल से जो है उठे होते हैं। स्टैलेक्टाइट्स गुफाओं के तल से उठे होते हैं और स्टैलेक्टाइट्स विभिन्न व्यासों के बर्फ लंबों के रूप में लटके होते हैं। स्टैलेक्टाइट्स विभिन्न व्यासों के बर्फ लंबों के रूप में लटके होते हैं और स्टैलेग्माइट्स भी विभिन्न व्यासों के बर्फ लंबों के रूप में लटके होते हैं। तो इसमें से बताना है। तो देखिए, होते क्या हैं कि भूमिगत में जो कंदराएं होती हैं, भूमिगत कंदराएं, तो जल में वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है कि कंदरा के तल पर और छत पर, जो तल और छत होते हैं, तो दोनों तरफ क्या हो जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेप जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेप होते हैं वो स्टैलेक्टाइट्स के क्या होता है कि विभिन्न व्यासों के बर्फ लंबों के रूप में ऊपर से छत से तो लटके होते हैं, और जो नीचे होते हैं उसको स्टैलेग्माइट्स कहते हैं। तो क्या होता है कि गुफाओं के तल से उठे हुए होते हैं, बिल्कुल लगे नहीं होते हैं,
वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल तल से चिपके नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा या वाताग्र? तो देखिए पर्वतीय वर्षा है। वृष्टि छाया, जैसे देखिए पर्वत बना हुआ है, यहाँ से आपकी जो हवाएं हैं वो आर्द्र हवाएं आई, टकराई, तो इधर तो खूब वर्षा कर दी है ना, इधर खूब वर्षा हुई और ये ऐसे ऐसे वैसे उठते चली गई, तो उठते हुए अब चली गई, तब आगे इधर वर्षा करेंगी, ठीक है। अगर कोई और पहाड़ आया तो इधर वर्षा करेंगे इस क्षेत्र में, लेकिन ये क्षेत्र पूरा ऐसे ही रह जाएगा सूखा, इसमें वर्षा नहीं होगी, कि ऐसे ऐसे निकली और ऐसे तो तुरंत घूम के तो ऐसे वर्षा कर नहीं देंगी, तो ऐसे वर्षा करेंगी, तो ये क्षेत्र पूरा क्या रह गया? सूखा। तो इसी को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि का कारण है। उपजाऊ मृदा, वर्ष भर उष्ण एवं नम जलवायु, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का तीव्र प्रकाश है, और पोषकों के अवशोषण के लिए मौसमी परिवर्तन है, ठीक है। तो बताइए कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं इतना ज़्यादा फले फूले क्यों रहते हैं? तो इसमें मृदा का उपजाऊ होना कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखता, लेकिन वर्ष भर उष्ण एवं नम जलवायु बनी रहती है, ये सही है। इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा जो है वहाँ पे फलते फूलते हैं पौधे या पेड़ जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का तीव्र प्रकाश भी मिल जाता है, तो ये भी सही है। और पोषकों के अवशोषण के लिए मौसमी परिवर्तन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मौसमी परिवर्तन कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखता है। तो क्या होगा? 2 और 3, ठीक है। मौसमी परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है ये कि विषुवत रेखा ये गई और विषुवत रेखा के जो है 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ में ही ये फैले होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मौसम होते हैं वो चेंजिंग नहीं होती है, अधिकतर गर्मी ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची एक तरफ द्वीप दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसकी अवस्थिति दी हुई है। तो द्वीप है महादेशीय द्वीप, प्रवाल द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप और पर्वतीय द्वीप। मॉरिशस, मालागासी, अंडमान निकोबार, मालदीव। तो इधर जो द्वीप दिए हैं ये है मेन हिसाब से द्वीप, ठीक है। तो ये जो द्वीप हैं ये किससे बने हुए हैं? तो देखिए मॉरिशस जो है आपका, है ना, तो जो मेडागास्कर, मालागासी क्या है, ये मेडागास्कर को ही मालागासी कहते हैं। तो ये क्या है? महादेशीय द्वीप है ना, महादेशीय द्वीप है ये। और जो प्रवाल द्वीप है, तो इसमें से प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो जो मालदीव है ये आपका प्रवाल द्वीप है। और ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस ये क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है। और पर्वतीय द्वीप कौन सा? तो अपना अंडमान निकोबार जो है ये पर्वतीय द्वीप है। फिलहाल यहाँ पे भी जो है प्रवाल पाए जाते हैं, लेकिन ये कुल मिला के क्या है? अंडमान निकोबार पर्वतीय द्वीप है। कौन से पर्वत का ये जो है भाग है? तो एक पर्वत है जो क्या नाम है उसका, म्यांमार में फैला हुआ है, तो उसका नाम है अराकान योमा, ठीक है। तो यही इसी पर्वत का जो है विस्तार है, दक्षिणी विस्तार, जो अंडमान निकोबार है। ओके, ये समुद्र तल से ऊपर आ गया है उठ के। चलिए देखते हैं अगला। टोंगुब दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? ठीक है, पर्वतीय मार्ग है जोड़ने वाला। अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो टोंगुब दर्रा म्यांमार से जोड़ता है भारत को, कौन से राज्य से? मणिपुर में, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। भारत का सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली और कृष्णा। तो सबसे ज़्यादा ज्वारीय भित्ति वाली हुगली है, ठीक है। हुगली नदी सबसे ज़्यादा ज्वारीय भित्ति वाली नदी है, और जिसको दुनिया की सबसे विश्वासघाती भी नदी भी कहते हैं, सबसे विश्वासघाती नदी, ठीक है, विश्वासघाती नदी किसको कहते हैं? हुगली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। शैलों का स्वस्थानीय क्षय और विघटन का प्रक्रम अपक्षय कहलाता है, सही बात है। कथन है कि अपक्षय यंत्रवत एवं रसायनतः दोनों प्रकार से होता है, तो ये भी सही है, लेकिन क्या है कि ये इसका कारण नहीं है।
तो क्या हो जाएगा, बी सही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दृढ़ स्थल मंडलीय पट्ट प्लेट कहलाते हैं यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या परिणाम होगा। ठीक है, महासागरीय प्लेट अगर जो है द्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या होगा। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी, महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें कभी नहीं टकराती, तो इसमें से क्या सही है, एक, केवल दो, केवल एक, एक दो दोनों, या एक दो तीन, तीनों सही हैं। तो क्या होगा, देखिए महासागरीय प्लेट एक होती है और एक हो गई मान लीजिए कि महाद्वीपीय प्लेट। तो ये जब टकराएंगी तो क्या होगा कि जो महासागरीय प्लेट होती है ये हमेशा क्या होती है, भारी होती है। ठीक है, भारी ज़्यादा होती है और ये हल्की होती है महाद्वीपीय प्लेट। तो क्या होगा, जो हल्का होता है वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, और ये जब ज़्यादा भारी रहेगी तो इसे टकराएगी तो इसके नीचे आ जाएगी। तो महासागरीय प्लेट क्या होगी, नीचे हो जाएगी और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर चली जाएगी, है ना। तो इसमें केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानसून पर एल नीनो के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जानते हैं एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है। तो कह रहा है कि उसके प्रभाव का वर्णन करना है। एल नीनो और ला नीनो बनते कहाँ पे हैं, तो ये प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो देखिए एक दिया हुआ है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में पृष्ठीय तापमान बढ़ता है और भारत के अपूर्ण वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है, अपूर्ण वर्षा मतलब पूर्ण वर्षा नहीं होती है, जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी नहीं। क्योंकि क्या होता है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में गर्म जलधाराएं बनती हैं और वो क्या होती हैं, इधर अपने हिंद महासागर की तरफ मूव करती हैं। हिंद महासागर में जब ये आ जाती हैं तो ये क्या हो जाता है कि जब गर्म जलधाराएं हैं तो गर्म होकर भाप ऊपर उठता है, हल्का होता है तो ऊपर उठता है, और ये क्या कर लेता है, जब ऊपर उठा तो जो पहले से जो मानसून बना हुआ था वो भारी था। तो क्या हुआ, जब यहाँ का नीचे से जो हवा उठ गई ऊपर, तो इसका स्थान भरने के लिए जो हवा जो पहले वहाँ पे भारी हवाएं थी जो आके यहाँ पे भारतीय महाद्वीप में उपमहाद्वीप में आके वर्षा करती हैं, वो क्या हो जाती हैं, उसका स्थान भरने के लिए पीछे की तरफ लौट जाती हैं। तो वर्षा पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये सही है। और वाकर परिसंचरण अपनी सामान्य स्थिति से पूर्वी दिशा में स्थानांतरित हो जाता है और भारत में मानसूनी वर्षा को कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी सही है। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं। ठीक है, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। ओके, तो बताइए कि एक दो दोनों, एक और ना ही एक ना तो दो। ठीक है, कौन सही है। तो देखिए चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। ठीक है, केंद्र में निम्न दाब रहता है और बाहर उच्च दाब रहता है। ठीक है, गोल गोल घूमता है, ये होता है चक्रवात। तो ये सही हो गया। और कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है क्या है, ये दक्षिणावर्ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्या रहता है, घड़ी के सुइयों के विपरीत घूमता है। घड़ी के सुइयों के विपरीत मतलब क्या हो गया, दक्षिणावर्ती हो गया। तो एक और दो दोनों सही हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है। उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बनते हैं वो किधर से किधर को मूव करते हैं ये बताना है। ठीक है, तो ये होता है उत्तर से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख की लौह अयस्क के निर्यात की अधिक संभावना कहाँ से है। ठीक है, गोवा, कोच्चि, मंगलौर, एन्नौर। कहाँ से होगा, कुद्रेमुख कर्नाटक में है तो यहाँ गोवा से क्यों जाएगा, और कोच्चि आप कर्नाटक वहाँ केरल में क्यों जाएगा लेके, एन्नौर क्यों जाएगा, जब मंगलौर कर्नाटक में है ही है तो वहीं से एक्सपोर्ट करेगा ना। तो कहाँ से, मंगलौर से एक्सपोर्ट करेगा। निम्नलिखित राज्यों में उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है, तो देखिए
ये हो गया अपना भारत। ठीक है, तो इसमें जब मानसून चलता है तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है 1 जून से। तो सबसे पहले केरल में पहुंच गया नंबर 1 पे। ठीक है, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक, और फिर कहाँ पहुंचेगा? केरल के बाद में कहाँ ये पहुंचा? ऐसे पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे आ गया। फिर ऐसे ऐसे इधर बढ़ेगा, इधर मिल गया इसको। इधर से मुड़ क्यों जाता है? क्योंकि इधर मिल जाता है पूर्वी हिमालय, और इधर पूरा हिमालय खड़ा हुआ, तो इधर मुड़ के इधर आएगा, तब उत्तर प्रदेश में बारिश कर देगा, और उत्तर प्रदेश में बारिश करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये पहुँचते पहुँचते 15-20 जून हो जाता है जब राजस्थान में पहुँचता है। ठीक है, तो राजस्थान सबसे लास्ट में, पहला केरल, तो 3-2-1-4, 3-2-1-4, ये बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। तो सुमात्रा और जावा जो है इंडोनेशिया के द्वीप हैं। बोर्नियो में भी इंडोनेशिया है। इसमें 3 देश का हिस्सा है बोर्नियो में, और यहाँ पे श्रीलंका। तो सबसे निकट कौन है? ये सुमात्रा सबसे निकट है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। इस पर विचार करना है। क्या विचार करना है? कि उपयुक्त कथनों में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो देखिए, गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं इनमें से, तो ये वंशधारा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती, तो इंद्रावती है। ठीक है, प्राणहिता है, और पेन्नार नहीं है। तो 2 और 3 गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दूसरी और तीसरी, डी पार्ट। गोदावरी की जो सहायक नदियों की बात कर रहे हैं, तो ये 2 तो हो गई, प्राणहिता और इंद्रावती। एक है और मंजीरा। ठीक है, ये मंजीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। 39 क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या है कि प्रवाल भित्तियाँ, किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो ये प्रवाल भित्तियाँ हैं। कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ भैया कच्छ की खाड़ी में नहीं है। मन्नार की खाड़ी में है, और सुंदरवन में नहीं है। कच्छ की खाड़ी में है कि नहीं है? तो प्रवाल भित्तियाँ कच्छ की खाड़ी में हैं। ठीक है, हैं। ठीक, सुंदरवन में नहीं है केवल। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। देखिए, प्रवाल भित्तियाँ 4 जगह पाई जाती हैं अपने देश में। कहाँ कहाँ? तो एक हो गई अंडमान निकोबार, इधर हो गया अंडमान, दिखे ऐसे है, तो इधर हो गया अंडमान निकोबार, इधर हो गया लक्षद्वीप, नीचे हो गया मन्नार की खाड़ी, और इधर हो गया कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पे सब में ये चारों जगह पे क्या है? प्रवाल भित्तियाँ हैं। ठीक, सुंदरवन में नहीं है। सेवराय जवादी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? कहाँ पे है जवादी? है तमिलनाडु में। सेवराय और जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कंटिनी झाड़ी वन, या घास स्थल युक्त शीतोष्ण। ठीक है, तो किसमें है? किसमें पाया जाता है सागौन? तो सागौन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारों का संचालन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है? एल्बिडो के द्वारा, एल्बिडो के द्वारा, पवन वेग, पृथ्वी का घूर्णन, या पृथ्वी का परिक्रमण। तो पृथ्वी के घूर्णन पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? जो ज्वारों का संचलन होता है अधिकतर पृथ्वी के घूर्णन प्रक्रिया पर निर्धारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन है? अनुच्छेद 21 446, 44 152, 32 226 और 17 143। तो आप सब जानते हैं कि जो भारत के संविधान में 2 उपबंध हैं सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन के लिए, जो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के लिए 226 के तहत अधिकार दिया गया है रिट जारी करने का, है ना? तो यही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अधीन निम्न में से कौन सा ऐसे मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार। तो देखिए भैया कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान में 19C के अंतर्गत संगम बनाने का अधिकार है। 19C के अंतर्गत आप संगम बनाइए। संगम मतलब लोगों का समूह बनाइए और जो करना है कीजिए। अगर समूह बना के कोई काम करना है तो कीजिए, धरना देना है तो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार का। तो ये आपका अधिकार है, ठीक है। शिक्षा पाने का अधिकार, 21A के अंतर्गत शिक्षा पाने का अधिकार है आपको, ठीक। और कोई वृत्त करने का अधिकार, तो कोई भी वृत्त करने का अधिकार है आपको, किसके? 19F के द्वारा। 19F के द्वारा वृत्त क्या होता है? कोई व्यवसाय, ठीक है, कोई व्यवसाय करने का अधिकार आपको है, ठीक है। लेकिन अब यही उस पर भी निर्बंधन लगे, ये नहीं कि अफीम का व्यापार करने लगो या गांजा चरस बेचने लग जाओ कि हम इसका व्यापार करेंगे, तो ये वृत्त नहीं है, ठीक है। कुछ निर्बंधन लगे हुए हैं, सब पे अपवाद हैं। और एक काम पाने का अधिकार, तो भैया काम पाने का अधिकार ये क्या है कि ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाई लिखाई करो, वृत्त करो, संगम बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन काम पाने का ये नहीं कर सकते हो कि भैया हम इतना पढ़ लिए हैं, इतना पढ़ाई है, ये हमारी डिग्री लो, हमको काम दो। ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मूल अधिकार नहीं है, तो हर एक आदमी कहाँ पहुँच जाएगा? सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएगा। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है और कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? केवल 2। निम्नलिखित में से कौन से संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधारभूत विशेषताएं हैं? ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध 73वें संविधान संशोधन से कह रहा है। तो यह है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों के स्थानों का आरक्षण सही है। राज्य निर्वाचन आयोगों के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन सही है और संविधान की 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापन ये भी सही है। तो कह रहा है कि सही उत्तर देना है, तो 1, 2, 3, 4 सब सही है, ठीक है। 45 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है? तो विधि के समक्ष सबको समता का अधिकार दे दिया गया, तो ये सही बात हो गई है ना। अब कोई शोषण नहीं कर पाएगा। विभेद के विरुद्ध अधिकार दे दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, ठीक है। तो विभेद के जो विरुद्ध अधिकार है और धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी है कि धर्म आप जो चाहें वो धर्म अपना सकते हैं, है कि नहीं है? तो ये भी है। तो कह रहा है 1, 2 और 3 ये भी है। लेकिन धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये क्या है? ये SC/ST के लिए, ये SC/ST कोई धर्म तो है नहीं अलग, ये तो हिंदू धर्म के अंतर्गत, कुछ ST मुस्लिम धर्म के अंतर्गत, लेकिन SC तो सारे हिंदू धर्म के अंतर्गत। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से उनका क्या लेना देना है? तो इनको अधिकार मिल गया है और विभेद के विरुद्ध इनको अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, तो इनको जो है मूल अधिकारों में यही है 3, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किसे जारी की जाती है? किसी विशेषवाद में आगे, देखिए कौन सी रिट कह रहा है? उत्प्रेषण रिट कह रहा है, ठीक है। तो किसी विशेषवाद में आगे की कार्रवाइयों को रोकने हेतु अवर न्यायालय को, तो यही बात क्या है? ये उत्प्रेषण में नहीं आती है। किसी वाद में कार्यवाहियों के अभिलेख पुनर्लोकन हेतु अंतरण करने के लिए अवर न्यायालय को, तो ये सही है। किसी वाद में कार्यवाहियों के अभिलेखन पुनर्विलोकन के हेतु क्या कहता है कि अवर न्यायालय, मतलब जो उसकी निचली अदालत होती है उसको लिए जारी करता है। और ये हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, तो दोनों जारी करते हैं। ये उत्प्रेषण में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कथन और कारण दिया हुआ है। सरकारी आयोग ने संस्तुति दी कि किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त और राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। सरकारी आयोग ने यह कहा था, ये सही है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री चुने और जो राज्यपाल हो कोई राजनीतिक व्यक्ति हो। ठीक है। कथन 2 क्या है कि इसे भारत में संविधान के अनुच्छेद 165 में संशोधन के माध्यम से प्राप्त किया। तो 165 में नहीं, क्योंकि 165 में कौन है, 165 में जो आपका आता है तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता ये होता है 165 में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। 148 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, नहीं है, सुमेलित नहीं है। संसद की शक्ति, नए राज्य का सृजन करना, तो ये सही है, संसद की शक्ति है। राज्य विधानमंडल की शक्ति, राज्य का नाम बदलना, नहीं, राज्य का नाम राज्य नहीं बदल सकता है, ये कौन बदलेगा, संसद ही बदलेगी। ठीक है, तो यही नहीं है आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद की उपलब्धि केवल किसके उपरांत संभव है? नेतृत्व तथा जनता के मध्य तनाव का समापन, अस्थायी क्रांति का समापन, शोषण मुक्त समाज का समापन, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य विभेद का समापन। तो इसका होगा शोषण मुक्त समाज का उदय। कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद की उपलब्धि तभी मानी जाएगी कि साम्यवाद अब अच्छे से लागू हो गया है जब शोषण मुक्त समाज का उदय हो, शोषण मुक्त समाज हो। ठीक है, समाज में कोई किसी का शोषण न करे। लोकहित मुकदमा को किससे संबद्ध किया जा सकता है? न्यायिक पुनर्विलोकन से, न्यायिक सक्रियतावाद से, न्यायिक हस्तक्षेप से, न्यायिक पुनीतता से। तो किससे? न्यायिक सक्रियतावाद या न्यायिक अतिसक्रियतावाद से भी, जो PIL कहते हैं ना इंग्लिश में, PIL, उसी से। नेक्स्ट है, भारत का संविधान एक कथन कारण दिया हुआ है। भारत का संविधान एक उदारवादी संविधान है। यह व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो ये व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान करता है, लेकिन ये उदारवादी नहीं है, क्योंकि ये उदारवादी तो है ही है, उदारवादी के साथ साथ में ये क्या है, थोड़ा सा दृढ़ भी है। ठीक है, दृढ़ है, तो उदारवादी भी है और दृढ़ भी है, तो केवल उदारवादी इसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि पहला गलत है और दूसरा सही है, सी पार्ट। ठीक, दाउन का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्थितियों में से किन में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी? देखिए, संविधान में संशोधन के लिए, तो संविधान में संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, संविधान में संशोधन के लिए और जो आपकी होती है जैसे बजट पेश किया जाता है उसके लिए, इस पर कभी भी जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक तब तो लोकसभा में जो है पार्टी का बहुमत होता है वो पास करवा लेंगे, तो इसीलिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे में 6 महीने से अधिक विचाराधीन हो तो बुलाई जाती है, सही बात है। जब दोनों सदनों के बीच विधेयक में किए गए जाने वाले संशोधनों को लेकर असहमति हो तो बुलाई जा सकती है। जब किसी विधेयक को एक सदन से पारित मगर दूसरे सदन से अस्वीकृत किया गया हो तब बुलाई जा सकती है। तो कौन कौन से हो गए? 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? ये आकस्मिकता निधियों और लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देन की लेखा परीक्षा करना, रक्षा लेखाओं का संकलन करना, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना, राज्यों के लेखाओं का संकलन करना। तो इसमें से बताइए कि जो है आपका जो CAG होता है वो कौन सा कार्य नहीं करता? तो CAG रक्षा लेखाओं का संकलन नहीं करता है, बाकी सारे कार्य करता है। नेक्स्ट है कि भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
इसलिए आयोजित की जाती है। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, तो इन सभी कार्यों के लिए नहीं बुलाई जाती है। उस समय उस विधेयक पर विचार करने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो इसीलिए बुलाई जाती है। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संदर्भ राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। नीचे कुछ राज्य दिए गए हैं और बताना है कि पहले कौन से राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया है और किस राज्य को बाद में दिया गया है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा राज्य पहले बन गया था और कौन सा बाद में। तो देखिए, नागालैंड को 1963 में दिया गया है। ठीक है, नागालैंड को 1963 में दिया गया है अधिकार, वो राज्य बनाया गया है। हरियाणा 1966, हरियाणा पंजाब जानते होंगे, ये 1966 में बने हैं। सिक्किम कब बना है, तो 1976 में बना है। ठीक है, 1976 में सिक्किम इंदिरा गांधी के समय, आप जानते होंगे। और अरुणाचल प्रदेश कब बना है, 1987 में। गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो क्या हो गया, बी पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं। कहाँ से लिया गया था, तो ये यूएसएसआर से लिया गया था, रूस से। ठीक है, तो ये कौन से मूल कर्तव्य नहीं है इसमें कह रहा है, तो लोक चुनाव में मतदान करने का अधिकार, तो भैया यही मूल कर्तव्य नहीं है। और बाकी तीनों देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकसित करना सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना सही है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये तीनों मूल कर्तव्य हैं, ये पहला वाला नहीं है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य पर प्रतिबंध लगाती है वो क्या कहलाती है, संवैधानिक सरकार कहलाती है। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाती है वो डिक्टेटरशिप सरकार कहलाती है। ठीक है, डिक्टेटरशिप वहाँ पे होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है। तो क्या सही हो जाएगा, केवल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो भैया जल संसाधन मंत्री लगा के मत चले आना, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो कौन संविधान में किसका उल्लेख है, तो सी, निर्वाचन आयोग संविधान में है, क्योंकि ये संवैधानिक आयोग है। और बाकी ये तीनों संवैधानिक आयोग नहीं, सांविधिक आयोग है। ठीक है, चलिए कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। तो भारत में प्रत्येक राज्य में राज्य के क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, सही है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, सही है। और इसीलिए है, कुछ राज्यों में क्या है कि कुछ राज्यों का एक उच्च न्यायालय है और उसी में और अलग अलग राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है, लेकिन है सबके लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये इसमें एक और दो दोनों सही हैं और इसका उल्लेख भी करता है, तो व्याख्या भी करता है, सही है। ठीक है, कथन असत्य है लेकिन कारण, देखिए भारत के, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र की यहाँ पे बात कर दिया ना, ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया कि यहाँ पे राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। तो प्रत्येक राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय है ना। तो ऐसे ही प्रत्येक राज्य क्षेत्र में नहीं, क्योंकि कितने उच्च न्यायालय हैं अपने देश में, 25 उच्च न्यायालय हैं, जबकि जो है 28 और प्लस 8 केंद्र शासित राज्य हैं और 28 राज्य हैं। और न्यायालय कितने हैं, उच्च न्यायालय 25 ही हैं। ठीक है,
तो ये प्रत्येक राज्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ये संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो कौन सा इसका सही होगा कि ए गलत हो जाएगा और आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो देखिए भैया, राज्य के राज्यपाल जो है जो मुख्य सचिव होते हैं उनको नियुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, उनका अनुमोदन करते हैं, और उनको नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर नियुक्त करता है। और इनका कोई कार्यकाल नियत नहीं होता है, इनको जब चाहे तो हटा सकता है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो एक और दो दोनों क्या हैं? गलत हैं, ना ही एक न तो दो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है? एससीओ की वार्षिक प्रकाशन को, सीएजी के रिपोर्ट को, सीएसआईआर की रिपोर्ट को, या इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत पत्र किसको कहा जाता है? तो जो सीएसओ का वार्षिक प्रकाशन होता है इसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वार्षिक प्रकाशन को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्णन ने किया था। हिंदू वृद्धि दर के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3 से 4% थी। हिंदू वृद्धि दर अभी आप सुने होंगे कि चर्चा में इसलिए आ गया था क्योंकि राहुल गांधी और जो अपने पूर्व आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उन लोगों का एक इंटरव्यू हुआ था। वो दोनों लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने ही ये हिंदू वृद्धि दर से बताया था कि देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपनी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे दर से बढ़ रही है। फिलहाल क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, तो ये तो सही है। हिंदू वृद्धि दर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर पर प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्णन ने किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, एक सही है, 3 सही है। और ये जो है वृद्धि दर 3 से 4% बीच में रहती है जब, तो उसको क्या कहा जाता है? हिंदू वृद्धि दर। तो 1, 3 और 4 सही है। यही उन्होंने रघुराम राजन ने राहुल गांधी से कहा था। कोपेनहेगन घोषणा को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है? सामाजिक विकास से, वित्तीय समावेशन से, समावेशी विकास से, आधारभूत ढांचा से। तो कोपेनहेगन घोषणा को सामाजिक विकास से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो जो गन्ने पे होता है ये, इसके जो कीमत लागत लाभप्रद कीमत के लिए कौन अनुमोदित करता है इसको? तो ये अनुमोदित किया जाता है किसके द्वारा? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। ठीक है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? मेगा फूड पार्क इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं इंडिया में, तो इनका क्या उद्देश्य है? देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, तो सही है। खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने एवं अपव्यय घटाने हेतु, तो ये भी सही है। उद्यमियों के लिए उद्गामी एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये नहीं सही है। क्यों? उद्यमियों के लिए उद्गामी एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए नहीं हो रहा है, बाकी केवल 1 और 2 सही हैं, तो बी पार्ट हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किन किन फसलों को शामिल किया गया है? केवल चावल और गेहूँ, केवल चावल गेहूँ और दलहन, केवल चावल गेहूँ दलहन तिलहन, चावल गेहूँ दलहन तिलहन और सब्जियाँ। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो है चावल गेहूँ और दलहन को शामिल किया गया है, तिलहन को शामिल नहीं किया गया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सिफारिश करता है और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही है, देखिए, जो कृषि लागत कीमत आयोग होता है 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिफारिश नहीं करता है। ठीक है, ये गलत है, और 23 फसलों के लिए करता है, ना कि 32। ठीक है, और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। ये गलत बात है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया गया है। तो इसका ना ही एक ना ही दो सही है। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अस्तित्व में आए? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो राउरकेला और दुर्गापुर दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये जो है बनाए गए। ठीक है, चलिए, जो है ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था। यहाँ पे देख लीजिए, जो दुर्गापुर है ये ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था, और जो राउरकेला है ये किसके, ये बनाया गया था जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, जर्मनी की मदद से। कब? 1956 में। ठीक है, और ये दुर्गापुर 1961 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर कम प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की दर कम दर, तृतीय क्षेत्र में मोटे तौर पर कार्यबल। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह कह रहा है कि अविकसित देशों के लिए कौन सी विशेषताएं हैं? 1 2 2 3, 1 2 3 और 1 3। तो बताइए। देखिए, कम प्रति व्यक्ति आय अविकसित देशों में होता है, पूंजी निर्माण की दर कम होती है, और तृतीयक क्षेत्रों में मोटे तौर पर कार्यबल। ये तो अविकसित क्षेत्रों का नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। जो वस्तु या माल सामूहिक रूप से जनता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है किस वर्ग के अंतर्गत आता है? टिकाऊ वस्तु, सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, निजी वस्तु तो हो नहीं सकता है, सार्वजनिक वस्तु जो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो सार्वजनिक वस्तु हो गया। ब्याज दर नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, आर्थिक सलाहकार के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, और औद्योगिक नीति के संवर्धन विभाग द्वारा। किसके द्वारा घोषित की जाती है भैया? ये रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाती है। निम्नलिखित संगठनों में कौन सा सहकारी क्षेत्र के संदर्भ में निकाय है जो चयनित कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण, वितरण, निर्यात और आयात का सौदा करता है? नेफेड, नाबार्ड, सिडबी और IDBI। तो कौन करता है? नेफेड करता है। ठीक है, कौन? नेफेड करता है। सहकारी क्षेत्र में शीर्ष निकाय, ठीक है, एक ऐसा शीर्ष निकाय है जो चयनित किसी भी वस्तुओं के प्रसंस्करण, वितरण और उसके निर्यात आयात का सौदा करता है। कौन? नेफेड। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की मुद्रा में आखिरी अवमूल्यन किस वर्ष हुआ? ठीक है, मुद्रा में अवमूल्यन भारत के 3 बार हो चुका है। तो आखिरी अवमूल्यन कब हुआ था? 1977, 1989, 1991, 2008। तो सबसे बाद में क्या 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब क्या थे? अपने यहाँ के वित्त मंत्री थे, तभी हुआ था। पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1949 में। दूसरा कब हुआ था? 1966 में। तीसरा कब हुआ था? मनमोहन सिंह के समय में 1991 में। नेक्स्ट है, अच्छा, रुपये का अवमूल्यन होता क्या है? मुद्रा अवमूल्यन। तो मुद्रा अवमूल्यन में क्या किया जाता है कि जो मुद्रा की वैल्यू होती है वो घटा दी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली किसी भी व्यवसाय में लागू किया जा सकता है? किसी भी व्यवसाय में कौन सा ISO सर्टिफाइड लगवा सकते हो? तो ISO 9000, ISO 14000, ISO 19001, ISO 15000।
तो किसी भी व्यापार में लगाने के लिए कौन सा लागू होगा? ISO 19001। ठीक है, ये किसी भी व्यापार में लग जाता है। ISO 9000 क्या होता है? गुणवत्ता प्रबंधन होता है। गुणवत्ता चेक करने के लिए कि भाई अगर ये ISO द्वारा सर्टिफाइड है तो ये मतलब नंबर 1 चीज़ है, गुणवत्ता प्रबंधन है। पर्यावरण प्रबंधन के लिए 14,000 वाला लगाया जाता है। तो ये पर्यावरण के लिए अगर कोई चीज़ अच्छी है, कोई पर्यावरण को हार्मफुल नहीं है पर्यावरण के लिए, तो उसको ISO 14,000 से सर्टिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बजट 2023 की 7 प्रमुख प्राथमिकताओं में, देखिए केंद्रीय बजट की बात हो रही है यहाँ पे और 2023 की बात हो रही है, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे क्योंकि नया बजट आ गया है। यहाँ पे भी बजट 2023 की बात है तो इसको भी नहीं देखेंगे। बजट 2023 का क्वेश्चन है, इसको भी नहीं देखेंगे। बजट 2024-25 का आ गया है तो उसको देखा जाएगा। ठीक है, अगले जब नया वाला टेस्ट पेपर आ जाएगा 23-24 की बात है, इसको भी नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, राष्ट्रीय हरित मिशन के लिए निम्नलिखित में से कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक है, 19,700, 10,000 करोड़, 19,700 करोड़, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 25,000 करोड़। तो राष्ट्रीय हरित मिशन में कितनी राशि लगाई जाएगी या इन्वेस्ट की जाएगी? तो इसका आंसर है 19,700 करोड़ जो है बजट में निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 की बात आ गई, हटाओ इसको। बजट 2023-24 इसको नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ से देखिए, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेज एक्ट 2005 में पारित हुआ। ठीक है, अवसंरचना सुविधाओं का विकास, विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन, केवल सेवा क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहन। सेज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1-2, 1-2-3, 2-3-4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सेज जो है एक्ट 2005 में पारित किया गया था, सही है। अवसंरचना सुविधाओं का विकास के लिए चालू किया गया था, सही है। और विदेशी स्रोतों से निवेश प्रोत्साहन के लिए किया गया था, सही है। केवल कृषि के जो है केवल जो सेवा क्षेत्र से निर्यात के लिए प्रोत्साहन है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। सेवा क्षेत्र से भी है और सेकंड जो है मतलब सेवा क्षेत्र, और जो जैसे अपने क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें कृषि आता है, इसमें विनिर्माण कार्य आता है, इसमें सेवा क्षेत्र। तो विनिर्माण और सेवा दोनों शामिल है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसके जो वो होते हैं प्रोडक्ट केवल निर्यात ही किए जाते हैं, उनको देश में नहीं बेचा जाता है। तो 1, 2 और 3 सही है। 86, निम्नलिखित में से खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह और सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो भैया मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए तीनों की आवश्यकता होती है, 1, 2 और 3। अगला है, कारण और कथन दिए हुए हैं। कथन है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। यकृत वसा का पाचन करता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो भैया यकृत किसी भी प्रकार का एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। वसा का पाचन तो करता है लेकिन एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। ये क्या करता है? पित्त स्रावित करता है, और वसा का पाचन पित्त द्वारा करता है, ना कि कोई एंजाइम उत्पन्न करके। तो क्या क्या हो गया? 1 सही है और कारण ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या दिया हुआ है? यदि केशिकत्व की घटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल होता। सही बात। अगर केशिकत्व क्या है कि एक केश नली होती है और उससे क्या होता है, कोई जो द्रव पदार्थ है वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ठीक है, तो केश नली अगर नहीं होता, केशिकत्व नहीं होता, तो जो है हम देखते हैं पहले के टाइम तो लाइट आ गई। पहले क्या होता था कि कपड़ा, एक सूती कपड़ा होता था, उसको केरोसिन तेल में डुबा दिया जाता था, ऊपर बाती निकाल ली जाती थी, ऊपर जला दिया जाता था और नीचे से वो जो है तेल सोखता रहता था और ऊपर जलता रहता था। ठीक है, तो यही इसका, इसे केशिकत्व के ही वजह से वो जलता था। ठीक है, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ पृथ्वी पर नहीं उग पाते। 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 4 या
1 2 3 4 सब सही हैं। तो केशकत्व किस में उपयोग होता है बताइए। तो इसके लिए देखिए केरोसिन दीप का उपयोग जो है केरोसिन दीप में तो होता ही है, ठीक है। आगे कोई मृदपेय उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये क्या होगा कि स्ट्रॉ में क्या होता है, केशकत्व काम नहीं करता, क्योंकि आप जब स्ट्रॉ डालते हैं तो अपने मुंह से बिना खींचे वो आपके मुंह में, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉ डाले और मुंह लगा लिए तो आपके मुंह में आने लगा, नहीं, उसको खींचना पड़ता है। तो यहाँ पे केशकत्व काम नहीं करता है। शाही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो विफल हो जाता, और बड़े बड़े पेड़ जो पेड़ हैं पृथ्वी पर वो नहीं उग पाते। तो ये भी सही है कि ये नहीं उग पाते अगर केश नली और केशकत्व का जो काम न होता। तो 1 3 और 4 सही हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच, क्रुक्स कांच। तो कौन सा सही होगा इसमें? क्रुक्स कांच। ये क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ये अपने जो ब्लैक चश्मे होते हैं उसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ग्रेफीन, ग्रेफाइट। तो भैया फ्लोरीन तो एक धातु है, एक खुद ही तत्व है, इसमें एक कार्बन का अपरूप कहाँ से हो गया? तो फ्लोरीन, ग्रेफीन, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन नहीं है। नेक्स्ट हो गया, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा रखना या नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो बताइए कि क्या कार्य होता है जो भारी जल होता है उसका? भारी जल का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेंज गैस कहते हैं किसको? ठीक है, किसे स्ट्रेंज गैस कहते हैं? स्ट्रेंचर लिखा है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रेंचर नहीं होता है, स्ट्रेंजर होता है, ठीक है, स्ट्रेंजर गैस। तो ये आर्गन, नियान, जिनान और नाइट्रस ऑक्साइड, तो जिनान को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? हार्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनर कास्टिक को? कास्टिक में किस में रजत नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं होता है? ये जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? तांबा होता है प्लस निकेल होता है, और क्या होता है? जिंक होता है, रजत नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यह रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं या है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलना, दूध का स्कंदन। कह रहा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। देखिए सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलन है ये, और बर्फ का गलना, ये दोनों क्या है भैया? ये भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। और दूध का स्कंदन क्या है? ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो क्या? केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है उसको द्रव चालित लिखा हुआ है, देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है, द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के आधार पर प्रयोग किया जाता है? पास्कल का नियम, टॉरसेली का नियम, आर्किमिडीज का नियम, न्यूटन का नियम। तो न्यूटन का तो कोनो नियम इसमें लग नहीं रहा है, ये आप भी जान रहे हैं, ठीक है। न्यूटन का कौन सा नियम लग जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक में? कोई नहीं। आर्किमिडीज का, जो वस्तु डुबो नीचे जितना बाहर जाती है उतना बाहर बाहर निकाल देती है, ठीक है, उतने बाहर का द्रव, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं लग रहा है। टॉरसेली का नियम नहीं है, पास्कल का नियम लगता है। पास्कल का क्या नियम था? पास्कल ने कहा था कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नग्न मान लिया जाए, ठीक है, तो एक पात्र में रखे द्रव को संतुलन की अवस्था में उसके किसी भी एक बिंदु पर जो दाब लग रहा होता है उस समय, तो पात्र के दीवारों के समान रूप से संचरित होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे पास्कल का नियम लगता है हाइड्रोलिक ब्रेक में। जो बायोस होता है इसका विस्तृत रूप पूछ रहा है। बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंट्रा ऑपरेशन सिस्टम।
तो क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं, यूरेनियम, हाइड्रोजन, सीजियम और लेड। तो समस्थानिक सबसे ज़्यादा कौन किसके हैं, तो यहाँ पे है जिसमें दिया हुआ है सीजियम के समस्थानिक सबसे ज़्यादा हैं। ओके, समस्थानिक होते क्या हैं, तो समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक ये समान होता है सबका, और परमाणु भार जो होता है वो अलग होता है, तो समस्थानिक। ये हुआ तो कैसे जाता है, तो देखिए नाभिक में क्या क्या रहता है, नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है नाभिक में, ठीक है। तो जो ये समस्थानिक होते हैं इनके सबके प्रोटॉन तो बराबर रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन घटते बढ़ते रहते हैं, तो न्यूट्रॉन तो इसीलिए भार, परमाणु भार अलग हो जाता है, परमाणु क्रमांक बराबर रहता है। चलिए, एक तरफ रोग है, एक तरफ कारण है, तो बताना है कि कौन सा, इसमें सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। पोलियो रोग, पेचिस, पीलिया, मधुमेह, इंसुलिन, एंटमीबा वायरस और शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा का अधिक होना। देखिए मधुमेह, इंसुलिन, पीलिया, बिलिरुबिन, जानते हैं बिलिरुबिन क्या करता है, पीला करता है पैसा, मतलब यूरिन को, ठीक है। और तो इसी की वजह से जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो आदमी को पीलिया हो जाता है। पेचिस एंटमीबा और पोलियो वायरस से होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, इसमें सही हो जाएगा ए, 3, 2, 4, 1। प्राकृतिक गैस या गैसों का, प्राकृतिक गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्यतः होता है मीथेन और उच्चतर हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, केवल मीथेन, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्राकृतिक गैस में क्या होता है, प्राकृतिक गैस में होता है मीथेन और उच्चतर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इनका मिश्रण होता है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है, धातु, अर्धचालक, विद्युतरोधी। तो यही सही है, सबसे ज़्यादा चालकता धातु में, फिर अर्धचालक में, फिर विद्युतरोधी में। नेक्स्ट, फुफ्फुस कर्पासता नामक पाई जाने वाली आम बीमारी है रबड़ उद्योग के श्रमिकों में, चीनी ऊँटी उद्योग के श्रमिकों में, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों में, लौह और इस्पात के उद्योग के श्रमिकों में। तो जो फुफ्फुस कर्पासता का नामक बीमारी है ये होती है वस्त्र उद्योग के श्रमिकों में। ये किस अंग को प्रभावित करती है, फेफड़े को, ठीक है, किसको प्रभावित करती है, फेफड़े को। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों। ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है, तो ऐसा नहीं है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य दीर्घ होती है, तो यह सही है। इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, केवल 2, क्योंकि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, 200 मीटर होती है लगभग, ठीक है, तरंग दैर्घ्य कितना होती है, 200 मीटर। नेक्स्ट है, मानव के शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, ठीक है, मानव के शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी नली, गर्भाशय का निचला भाग और गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो जो औरतों लेडीज में क्या होता है, जो अंडाणु होते हैं क्या होते हैं, तो अंडाणु यहाँ पे बनते हैं और जब बन जाते हैं ये जो है निषेचन के लिए तैयार हो जाते हैं एकदम से, तो निकल के इधर अपनी जो नलियाँ होती हैं अंडोत्सर्जन के लिए वहाँ पे, इनको डिंब वाहिनी हिंदी में कहा जाता है, तो इधर चली जाती हैं। अगर इनको कोई शुक्राणु मिल गया, ठीक है, उस दौरान शुक्राणु आ गया तो ये निषेचन कर लेती हैं और औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और अगर ये जो है उस समय कोई रिलेशन नहीं बना और जो अंडाणु हैं उनको कोई शुक्राणु नहीं मिला, तो ये जाके क्या होती हैं, इकट्ठे हो जाती हैं नलियों के लास्ट में, और क्या होता है कि 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब पीरियड्स आते हैं तो यही अंडाणु ख़त्म हो चुके होते हैं और ये गंदगी के रूप में बाहर निकल जाते हैं,
ठीक है, और फिर नए अंडाणु बनते हैं। तो ये क्या होता है कि इनका जो अगर उस समय शुक्राणु हो गया तो वहाँ पे निषेचन कहाँ पे होता है, तो डिंबवाहिनी जो नली होती है वहीं पे होता है। ये डिंबवाहिनी नली कहलाता है, तो यहीं पे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मांस। तो किसके हैं? लाइकेन। लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य हैं। ठीक है, किसके? लाइकेन जो हैं शैवाल और कवक के सहजीवी हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही हैं? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। 1 2 3, 1 2 1 3, 1 2 3 सबको। तो देखिए, विषाणु जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को सबको संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारितंत्र में भौतिक तत्व, अजैविक तत्व शामिल होता है। पारितंत्र में जैविक तत्व शामिल होता है। केवल एक, केवल दो, 1 2 दोनों, ये ना ही एक ना तो दो। तो ठीक है, इसमें बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो पारितंत्र में भौतिक तत्व जो है अजैविक तत्व शामिल होता है, पारितंत्र में जैविक तत्व शामिल होता है। तो इसमें दोनों शामिल होते हैं, जैविक तत्व भी और अजैविक तत्व भी। पारितंत्र के अंतर्गत हम किसी वनस्पति प्रदेश अथवा भौतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और उनके पर्यावरण में जो अंतःक्रिया करने का अध्ययन होता है वो सब शामिल होता है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों शामिल है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित नहीं करते हैं? फफूंद, मशरूम, आर्किड, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी, ना आर्किड, मशरूम, फफूंद, ये सब जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। और इसमें एक और पौधा आता है अमरबेल। ठीक है, तो ये भी है। चलिए, अगला है, एंट्रोपी को संदर्भित किया जाता है। एंट्रोपी एक शब्द है, इसको किससे संदर्भित किया जाता है? जल प्रदूषण के संदर्भ से, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ से, ऊर्जा का एक स्वरूप के दूसरे स्वरूप में परिवर्तन के दौरान, खोई ऊर्जा के संबंध में, या जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में। तो जो है ऊर्जा का एक स्वरूप से, जब ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में स्थानांतरित होती है तो कुछ ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे से मान लो 40 चली तो यहाँ पे 37 ही पहुँचेगी, 3 बीच में ख़त्म हो गई। तो इसी को क्या कहा जाता है? एंट्रोपी कहा जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि ग्लोबल डिमिंग दीप्ति मंदन का आशय है ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान से अपेक्षित वृद्धि के कम तापमान होना। ठीक है, बर्फीली भूमि से परावर्तित किरणें, रेगिस्तानी भूमि द्वारा अवशोषित ताप, या पृथ्वी की सतह से परावर्तित किरणें। तो ग्लोबल डिमिंग किसको कहते हैं? तो देखिए, ग्लोबल डिमिंग ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान में अपेक्षित वृद्धि से कम तापमान। एक अपेक्षित वृद्धि है कि मान लीजिए कि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस इस बार बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा ही नहीं, बढ़ा कितना 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल डिमिंग कहते हैं या दीप्ति मंदन कहते हैं। ये होता कैसे है? तो देखिए, ये हो ऐसे जाता है कि जब वायुमंडल में धूल और जो धूल के कण होते हैं और अन्य कण जो जिससे प्रकाश विकिरणित हो जाता है इधर उधर, तो जब ऐसे कण जो है वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं तो क्या होता है कि प्रकाश पूरा का पूरा धरती पे आ ही नहीं पाता है, वो ऊपर ही विकिरणित होकर वापस लौट जाता है। तो उससे क्या होता है कि जितना अपेक्षित रहती है कि गर्मी बढ़ेगी उतना बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसों के कारण से इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल डिमिंग, इस प्रक्रिया को। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव अपृष्ठवंशी है? अपृष्ठवंशी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अपृष्ठवंशी के अंतर्गत नहीं आता है।
तो इसमें है मछली, गाय, केचुए और कबूतर। तो अपृष्ठवंशी क्या हो जाएगा? केचुए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें से? केचुए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। ठीक है, तो पाखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, पाखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास अधिकार का आधिकारिक निर्णय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लेता है। भारत में पहली बार बैंगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना ही एक ना तो दो। तो ये जो है संकट जो पूर्ण वन्य जीव पर्यावास अधिकार का जो अधिकार निर्णय होता है, ये कौन लेता है? पर्यावरण मंत्रालय लेता है। सही है। ठीक है, और भारत में पहली बार बैंगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिया गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो 112 का क्या होगा सही? बी पार्ट, केवल दो। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण मंत्रालय है, सॉरी, यहाँ पे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नहीं लेता है। कौन? क्योंकि ये जो है जनजातीय आयोग है, तो जनजातीय आयोग इसका लेता है। कौन सा है? जनजातीय मंत्रालय जो होता है वो लेता है, जनजातीय मंत्रालय। ठीक है, इसका कौन आयोग लेता है? जनजातीय मंत्रालय। ठीक है, और ये सही है, दूसरा दो सही है। 113, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? ठीक है, वायुमंडल में देखिए चारों, हाँ देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों में बढ़ी हुई अम्लता, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। तो देखिए भैया, कह रहा है कार्बन निषेचन। देखिए CO2 बढ़ा तो उससे निषेचन मतलब कुछ अच्छा हो, उससे कुछ बढ़े, तो क्या हो जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण क्या होता है कि पादपों की वृद्धि बढ़ जाती है। क्योंकि पादप क्या खाते हैं? CO2 खाते हैं और O2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, पादप मतलब पौधे, तो क्या उनका भोजन है CO2, और जो बाहर निकालते हैं O2 निकालते हैं। तो जब CO2 ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो आपको खाना ज़्यादा मिलने लगा तो आप भी मोटे हो जाएंगे। तो पौधों का खाना ज़्यादा मिलने लगता है, उनका खाना है CO2, तो CO2 ज़्यादा मिलने लगता है तो उनकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कार्बन निषेचन कहते हैं। अगला है कि गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है संवैधानिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना से, नदियों को जोड़ना और पश्चिमी घाट संरक्षण से। तो भैया पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट इसी से संबंधित है, पश्चिमी घाट के संरक्षण से। ठीक है, गाडगिल रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन से रिपोर्ट जो है पश्चिमी घाट में हो रहे पर्यावरण क्षति के आकलन को सुधार और कार्यक्रम प्रस्तुत करने से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह UNEP तथा यूनेस्को द्वारा संचालित है। यह एक आंदोलन जिससे प्रतिभागी प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने का आंदोलन है। तो देखिए, यह UNEP और यूनेस्को द्वारा नहीं जो संचालित नहीं है, ये WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा संचालित है।
तो ये गलत हो गया। ठीक है, यह जो है 8:30 से 9:30 बजे रात को जो है लाइट बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष मार्च महीना जो होता है ना, मार्च महीना अभी हमारे जो 2024 का मार्च महीना बीत के गया है, तो मार्च महीने में जो अंतिम शनिवार होता है, लास्ट जो सैटरडे होता है, उस दिन क्या किया जाता है कि 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट बंद कर दिया जाता है। और ये किस लिए कि जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए एक आंदोलन है। ठीक है, तो ये दूसरा और तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाता है? ठीक है, विषाणु, कवक, जीवाणु। 1 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो जीव अपघटक जीव कहलाता है। ठीक है, कौन? तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक है, कवक और जीवाणु, विषाणु नहीं है। ठीक है, इसमें शामिल। तो जो 2 और 3, देखिए अपघटक कौन होते हैं? अपघटक वो होते हैं, वह जीव होते हैं जो कि उत्पादक होते हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उत्पादकों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनको खा के क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं कि ज़मीन में ही मिला देते हैं। उनका कोई भी अंश बचता नहीं है, उनका अपघटन कर देते हैं। इसी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो अपघटन हो जाता है ज़मीन में और वो फिर से जो है ज़मीन को उर्वर बना देते हैं। तो कवक और जीवाणु ये काम करते हैं, विषाणु ये काम नहीं करता है। ठीक है, अपघटक नहीं होता है विषाणु। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर एक तरफ वो अभयारण्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है राज्य दिया हुआ है। तो दम्फा टाइगर रिजर्व, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य, सारामती शिखर और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में है? इधर राज्य दिया हुआ है मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और राजस्थान। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व तो हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में था। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है और ये हमारे देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व है। तो चलिए, सारामती कहाँ है? नागालैंड में है। गुमटी कहाँ है? त्रिपुरा में। और दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में है। ओके, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सी पार्ट। किसी परितंत्र में जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान व उसकी कार्यात्मक भूमिका को क्या कहते हैं? संक्रमिका, इकोटोन, पारिस्थितिक कर्मता, आवास या आवास क्षेत्र। तो क्या कहते हैं? किसी पारितंत्र में जो जीव होते हैं, जीव द्वारा ग्रहण किया गया जो स्थान है, उसकी जो कार्यात्मक भूमिका है उसको क्या कहते हैं? तो इसको देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में इसको निकेत कहा जाता है। ठीक है, निकेत, या इसको निक शब्द से भी प्रयोग किया जाता है। इसका निक शब्द जो है सर्वप्रथम ग्रीनियल्स ने, किसने? ग्रीनियल्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। ठीक है, तो ग्रीनियल्स ने सर्वप्रथम निकेत या निक शब्द का प्रयोग किया था इसके लिए। और ये पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमिका को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक कर्मता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में से सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इसकी जो आबादी है 6.11 लाख है। ठीक है, 6,11,000। ठीक है, इसके बाद क्या है? दूसरा मिजोरम है। फिर क्या है? मिजोरम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन दीव, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कौन सा भैया? तो अब लद्दाख है। ठीक है, जब लद्दाख यूटी नहीं था तब कौन सा था? तब था आपका जम्मू, वो अंडमान निकोबार। अब क्या हो गया है? लद्दाख हो गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा आपका लद्दाख है और सबसे छोटा है
लक्षद्वीप सबसे छोटा यूटी, ये आपका लक्षद्वीप है। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? कोट्टयम, शेरछिप, चम्फाई और एर्नाकुलम। तो कौन सा है? शेरछिप। कौन सा जिला? शेरछिप है। ठीक है, शेरछिप जिला भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। और ये है कहाँ पे, किस राज्य में? तो ये है मिजोरम में। केरल मार के मत चले आना गलती से भी, मिजोरम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या का घनत्व धारण करता है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? आगरा, इलाहाबाद, कानपुर और ललितपुर। सबसे कम घनत्व जो है जनसंख्या ललितपुर की है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे जनगणना। इसमें आप कमेंट कीजिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसकी है उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहां शहरी जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र। तो भैया शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। उसके बाद कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सिक्किम में शहरी जनसंख्या सबसे कम है। किस देश में भारतीय सैन्य हस्तक्षेप को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव। तो ऑपरेशन कैक्टस मालदीव। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस कहाँ चलाया गया था? मालदीव में। कब चलाया गया था? सन 1988 में। ठीक है, 1988 में मालदीव की सरकार में तख्ता पलट हो रहा था। ठीक है, सरकार को हटा के वहाँ पे जो है सेना कोशिश कर रही थी कि हम जो है सत्ता हथिया लें। तो भारतीय सेना ने से उसने मदद मांगा था मालदीव ने, और भारतीय सरकार ने मदद किया था, ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। ओके। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध और कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, DBR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसको लिखा है भीमराव अम्बेडकर जी ने, बुद्ध और कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक लिखी है। ओके। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियाँ दी हुई हैं और भारत इधर दिया हुआ है कुछ संस्थान और दूसरी तरफ दिया हुआ है उनका स्थापना वर्ष। तो उनका मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी और राष्ट्रीय कथक संस्थान। तो देखिए भारत खंडे संगीत संस्थान जो है ये 1960 में बना था। ठीक है, 1960 में स्थापना की गई थी और 1966 में इस महाविद्यालय को संस्कृत विभाग के अधीन कर दिया गया था। तो 1966 में जो है संस्कृत महाविद्यालय के अधीन किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 60 में। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी और राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1988 और 89 में हुई थी। तो कौन सा सही होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन का संचालन कब से किया जा रहा है? 2007-8, 2009-10, 2011-12, 2005-6। तो 2007-8 से ऑपरेशन ग्रीन चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, नहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन 2007-8 से चलाया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद में कौन थे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश? न्यायमूर्ति OH मूथन, न्यायमूर्ति मनुलाल चुनीलाल देसाई, न्यायमूर्ति वशिष्ठ भार्गव, न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक। तो इसमें से बताना है कि कौन थे भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये थे न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक।
कब से कब तक थे? तो ये 1947 से 1955 तक थे। 1947 से 55 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षरता वाले जिले क्रमशः गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती हैं। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला नगर गाजियाबाद है। और राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की लिंगानुपात 902 है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। ओके, सही उत्तर चुनना है। तो इसका देखिए, सही उत्तर में सर्वाधिक साक्षरता जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम क्या है? श्रावस्ती का। तो ये सही है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी उत्तर प्रदेश की है, ये है सबसे ज़्यादा यही में है। और राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी जो है गाजियाबाद में है, ये गलत हो जाएगा, गाजियाबाद में नहीं है। और राज्य में जो है 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902/1000 है। ठीक है। 902 जो राज्य में आयु 0 से 6 मतलब बाल हुए ना, तो बाल वर्ग का लिंगानुपात 902 ही है, ये सही है। ठीक है। और यहाँ पे गाजियाबाद नहीं, मेरठ है सबसे ज़्यादा। स्लम आबादी में सबसे ज़्यादा कौन है? मेरठ है। तो 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2, 4 देखिए है तो है ही नहीं, तो कौन कौन सा? 1, 2 है, तो 1, 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 नहीं लगाएंगे, ऑप्शन में 1, 2 लगा देंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को 2023 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? ये मिल चुका है वो पुरस्कार, तो किसको मिला है? बैजंती माला को, माला सिन्हा को, वहीदा रहमान या मुमताज़? तो वहीदा रहमान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी भारत 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, इंदौर, हैदराबाद? तो आप जानते हैं कहाँ पे किया गया? सबसे पहली बार ग्रेटर नोएडा में किया गया, उत्तर प्रदेश में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है? 40वां स्थान, 41वां, 42वां और 43वां? तो ये बताइए कि भारत का कौन सा स्थान है इसमें? तो भारत का स्थान है 40वां। ओके, भारत का स्थान है 40वां। इसको जारी कौन करता है? तो वीपो, WIPO, वीपो इसका नाम है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, ये इसको जारी करता है। हाल ही में किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च की है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा? तो किसने जारी की है? त्रिपुरा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोंगयोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला है। यह किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? तो किस राज्य का है? मेघालय का है। कौन सा राज्य? कोंगयोंग राज्य। कोंगयोंग गांव है, ये मेघालय राज्य में स्थित है। इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या? तो भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आयोजित हो चुका है, ये पुराना करंट अफेयर है ना, तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? सेबी, सिडबी, नीति आयोग, SBI? तो किसके द्वारा? ये MSME का जो है एक प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा। ठीक है, तो ये सिडबी द्वारा।
किसके, सिडबी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें लोन दिया जाएगा किसको, जो एमएसएमई से जुड़े हुए छोटे छोटे जो उद्योग होंगे उनके लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा सिडबी द्वारा। ठीक है। भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। वर्ल्ड बैंक, आसियान, संयुक्त राष्ट्र, सार्क। किसके साथ मिलके, संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलके भारत ने इसका शुरुआत किया है। हाल ही में किस राज्य में नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू की है। ठीक है। स्वावलंबन 2023 सेमिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। थल सेना द्वारा, नौसेना द्वारा, वायुसेना द्वारा, अर्धसैनिक बल द्वारा। स्वावलंबन 2023। ठीक है। इसका शुरुआत किसने किया है, तो इसका शुरुआत किया है नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने 4 से 5 अक्टूबर 2023 को नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार के दूसरे संस्करण स्वावलंबन 2023 का मेजबानी किया है। ठीक है। इसका संस्करण क्या था, सेकेंड। ठीक है। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में किस नाम से एक ई बुक का अनावरण किया है। पीपल्स G20, अफ्रीकास G20, वोमेंस G20 या ग्रीन्स G20। तो क्या किया है, पीपल्स G20। ठीक है। ये एक ई बुक है जो भारत ने जारी की है। उड़ान भवन का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है। सफदरजंग हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो उड़ान भवन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सफदरजंग हवाई अड्डा। ठीक है। उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है सफदरजंग हवाई अड्डा पे। और इसका जो है उद्घाटन किया किसने है, तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय नागरिक और उड्डयन इस्पात मंत्री। ठीक है। इस्पात मंत्री ने दिल्ली के सफदरजंग पर इसका जो है उद्घाटन किया है। ये हैं कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार मिले हैं। किसमें, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023। इसमें उत्तर प्रदेश को कितने अवार्ड मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश को इसमें मिला है 10 अवार्ड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। लखनऊ, प्रयागराज, कुशीनगर, वाराणसी। तो आपको सबको पता होगा वाराणसी में किया है, जहाँ से प्रधानमंत्री जी खुद सांसद हैं। ओके। ये शिव थीम पे बन रहा है, मतलब यहाँ पे डमरू के आकार का जो स्टेडियम में बैठने वाली व्यवस्था है वो डमरू के आकार की है। लाइटिंग की व्यवस्था जो है त्रिशूल के आकार की है। ठीक है। तो शिव थीम पे ही बन रहा है ये स्टेडियम। ये पहला स्टेडियम है ऐसा जो शिव थीम पे बन रहा है। चलिए, पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। 15 अगस्त 2023, 16 अगस्त 2023, 17 अगस्त 2023, 17 सितंबर 2023। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो 17 सितंबर 2023। ये 17 सितंबर क्या है, 17 सितंबर पीएम साहब का क्या है, बर्थडे है। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे के दिन इन्होंने अपना जो है ये पीएम विश्वकर्मा योजना इन्होंने लॉन्च की थी। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-16 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का उपविजेता टीम कौन रही। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसमें बताइए कौन सी टीम थी, तो इसमें थी बांग्लादेश। उपविजेता टीम बांग्लादेश थी और विजेता टीम थी भारत। ओके। भारत ने 2-0 से बांग्लादेश को हरा दिया था। 46वां क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण करने की मंजूरी दी है। कोरोना वायरस, निपाह वायरस, इबोला वायरस या रोटा वायरस। तो
ये किस परीक्षण के लिए किया गया है? तो ये निपाह वायरस के लिए, ठीक है। निपाह वायरस के लिए जो इसका क्या नाम है परीक्षण का? ट्रूनेट परीक्षण। ट्रूनेट परीक्षण, इसको याद कर लीजिए। ट्रूनेट परीक्षण किसके लिए किया गया है? निपाह वायरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए किन पुरस्कारों की एक श्रृंखला को स्थापित करने की घोषणा की गई है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार, के फिरोदिया पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो किसके लिए क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। देखिए इसमें जो है 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। एक दिया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, दूसरा है विज्ञान रत्न, तीसरा है विज्ञान श्री, ठीक है, और चौथा है विज्ञान युवा शांति पुरस्कार। इसमें क्या है? इसका पूरा नाम है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। तो ये है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2023 में किस शहर में सतत विकास लक्ष्य SDG शहर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस, एडिस अबाबा। तो SDG जो है सतत विकास लक्ष्य के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इसका किया है न्यूयॉर्क ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रॉनिक बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, अमेरिका। 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें सेवा में लगाई जाएंगी। कहाँ से, किसके साथ में साझेदारी की है? अमेरिका के साथ में। एशियाई विकास बैंक की हालिया पूर्वानुमान के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो ये कोई मायने नहीं रखता है, यह आपका बदलता रहता है, अभी नया आ गया होगा उसको याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट पूरा हो गया है। चलिए, और आप देख लीजिए कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत हो गया। उसके हिसाब से जो गलत हो गए हों कहीं नोट्स बना लीजिए, या दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, या कहीं नोट्स बना के उसको याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।